इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय दीपक सर चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी दोस्तों कंटिन्यूसली चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड जीके जीएस या फिर विविध से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आता हूं दोस्तों, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, निश्चित तौर पर आप सभी लोग वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। अगर वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। केंद्रीय बजट 2024-25 कौन सा दोस्तों? केंद्रीय बजट 2024-25 से रिलेटेड मैं आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ दोस्तों, जो कोई आने वाले एग्जामों में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर एग्जामों में ना भी मिले दोस्तों तो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से देश के विषय में ये सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फटाफट से चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसरों की तरफ और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आंसर हमसे आगे पूछे जा सकते हैं या जनरल नॉलेज में हमारे काम आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है पहला? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25 में जो कुल व्यय अनुमानित है वो है दोस्तों 48.21 लाख करोड़, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48.21 लाख करोड़ रुपए जो है वो आवंटित हुआ है, या इतनी राशि को दोस्तों अनुमानित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है दोस्तों वो है 4.9%, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4.9% दोस्तों राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यहाँ पे तय किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास? तो अगला ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 2024-25 के लिए अनुमानित शुद्ध कर प्राप्ति क्या है? तो दोस्तों 2024-25 के लिए अनुमानित शुद्ध कर प्राप्ति क्या है? तो वो है दोस्तों क्या है कि 25.83 करोड़, यानी कि 25.83 लाख करोड़। सब लाख करोड़ की बातें हो रही हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 25.83 लाख करोड़ जो है दोस्तों अनुमानित शुद्धि कर प्राप्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है? तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, बजट किन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो दोस्तों जो बजट है वो कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो वो है दोस्तों रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। दोस्तों बजट जो है वो 4 क्षेत्रों पर केंद्रित होता है, एक तो रोजगार में, कौशल में, एमएसएमई में और मध्यम वर्ग के लोगों पर। ये 4 चीज़ों में दोस्तों बजट जो है आवंटित होता है। ठीक है, यानी कि इसका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वो है, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की योजना ए के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की योजना के तहत कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15,000 रुपये दोस्तों किसके तहत? पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की योजना ए के तहत प्रदान की जाती है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हो, तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को सभी लाइक कर दें। जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों वो ये है, नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कितनी युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों नई केंद्र प्रायोजित योजना जो है इसके तहत अगर युवाओं को कौशल प्रदान करने के जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है दोस्तों 20 लाख युवाओं को। 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य यहाँ पे दोस्तों केंद्र की योजनाओं के तहत रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है
कि बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है। तो दोस्तों बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितना बजट आवंटन किया गया है, तो 1.52 लाख करोड़। कितना दोस्तों, 1.52 लाख करोड़, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। 1.52 लाख करोड़ रुपए जो है दोस्तों कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए यहाँ पे आवंटन किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी उच्च उपज देने वाली और जलवायु लचीली फसल किसमें जारी की जानी है, किसमें जारी की जानी है। तो दोस्तों कितनी उच्च उपज वाली और उपज देने वाली और जलवायु लचीली फसल किसमें जारी की जानी है, तो वो 109। कितनी दोस्तों, 109, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 109 फसलें जो हैं वो किस फसलों की किस्में जो जारी की जानी अभी बाकी हैं। ठीक है, या इस बजट के अंतर्गत जारी की जाएंगी। दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत सारे चैनलों को फालतू सब्सक्राइब करके रखा होगा। अगर दोस्तों आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के पाने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसमें आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़ उस मेहनत के बदले में आपसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे दोस्तों क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और काम करने में काफ़ी आसानी हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत हो गए होंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 9वें नंबर का दोस्तों, वो हमारे पास है, प्राकृतिक खेती में शामिल होने वाले किसानों की लक्षित संख्या क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक खेती में शामिल होने वाले जो किसानों की लक्षित संख्या है वो है दोस्तों 1 करोड़। कितनी दोस्तों, 1 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। कितने दोस्तों, 1 करोड़। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, प्राकृतिक खेती के लिए कितने जैव इनपुट संसाधन क्षेत्र केंद्र स्थापित किए जाने हैं। दोस्तों प्राकृतिक तरीके से जो खेती होती हैं उनके लिए कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने हैं। तो दोस्तों टोटल 10,000 केंद्र स्थापित किए जाने हैं। कितने दोस्तों, 10,000, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल दोस्तों 10,000 केंद्र जो हैं स्थापित किए जाने हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आई होप आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 11, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हमारे पास 11वें नंबर का, वो है, कौन सी योजना अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ योगदान के साथ नियोक्ताओं का समर्थन करती है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी योजना है, तो योजना नंबर सी है ना। इसके लिए पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको, तभी समझ में आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट फील ना करें। तो कौन सी योजना है, योजना सी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए ऋण के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है। तो घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए जो ऋण की आवंटन किया जाता है या वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है वो की जाती है दोस्तों 10 लाख रुपए। कितना, 10 लाख रुपए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। 10 लाख रुपए जो है दोस्तों वो यहाँ पे शिक्षा आवंटित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ कौन सा औद्योगिक नोड विकसित किया जाना है। तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ जो है दोस्तों वो गया जी जो है वो गलियारा जो है औद्योगिक नोड के तौर पर विकसित किए जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है। तो चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए दोस्तों जो वित्तीय सहायता आवंटित की गई है वो 15,000 करोड़ की गई है। कितनी दोस्तों, 15,000 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपये। ठीक है दोस्तों, करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास वो क्या है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी बैंक शाखाएं स्थापित की जानी हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की दोस्तों कितनी शाखाएं स्थापित की जानी हैं, तो वो टोटल 100 शाखाएं स्थापित की जानी है। कितनी दोस्तों, 100, यानी कि 100 शाखाएं जो हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं स्थापित की जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, वृद्धि के बाद तरुण
क्या दोस्तों, वृद्धि के बाद तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा श्रेणी ऋण की सीमा क्या है, क्या हो। तो दोस्तों वृद्धि के बाद तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा क्या हो, तो क्या हो सकती है दोस्तों, वो होगी 20 लाख रुपए। कितनी, 20 लाख रुपए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 लाख रुपए इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत कितने ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने हैं। तो दोस्तों सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत कितने ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने हैं, तो टोटल दोस्तों 100। कितने दोस्तों, 100 ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने का यहाँ पे लक्ष्य बताया गया है, यानी कि ई नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए कौन सी नीति तैयार की जाती है। तो दोस्तों बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए दोस्तों कौन सी नीति तैयार की जाती है, तो दोस्तों कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से, तो ये हो जाएगी दोस्तों पंप भंडारण नीति। कौन सी दोस्तों, पंप भंडारण नीति यहाँ पे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। पंप भंडारण नीति जो है दोस्तों बिजली भंडारण परियोजनाओं के लिए तैयार की जानी है। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक करते चलेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं अगले क्वेश्चन में, और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कुल पूंजीगत व्यय आवंटन कितना है। तो केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कुल पूंजीगत व्यय आवंटन जो है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो 11 करोड़ रुपए। दोस्तों ये टोटल हो जाएगा 11,11,111 रुपये, 11,11,111 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों, ये केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए कुल पूंजीगत व्यय आवंटन कितना है, तो 11,11,111 करोड़ रुपए टोटल हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11,11,111 करोड़ रुपए टोटल यहाँ पे बुनियादी ढांचों में निवेश के लिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा व्यय आवंटन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज ऋण मुक्त के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रदान की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए दोस्तों जो है वित्तीय सहायता राज्यों के लिए, किसके, राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज के मुक्त ऋण के लिए प्रदान हमें की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या क्वेश्चन हो जाएगा, PMGSY चरण 4 के तहत कितने ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम कनेक्टिविटी के लिए लक्षित किया गया है। तो दोस्तों PMGSY चरण 4 के लिए जो बस्तियों को सभी मौसम कनेक्टिविटी के लिए लक्षित किया गया है वो कितनी है, तो 25,000 बस्तियां टोटल। कितनी दोस्तों, 25,000 बस्तियां, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। टोटल 25,25,000 बस्तियों को दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम कनेक्टिविटी के लिए लक्षित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, पर्यटन प्राथमिकता के अंतर्गत व्यापक विकास योजना में कौन सा मंदिर शामिल है। तो पर्यटन प्राथमिकता के लिए अंतर्गत जो व्यापक विकास होना है उस योजना के तहत कौन सा मंदिर शामिल है, तो दोस्तों उसके अंतर्गत 3 मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों, विष्णुपद, महाबोधि और राजगीर। ये 3 मंदिर ऐसे हैं दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन की प्राथमिकता को देखते हुए इनका व्यापक तरीके से विकास करने की योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। इन मंदिरों का व्यापक तरीके से विकास करना केंद्र का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के लिए आवंटित वित्त पोषण पूल क्या है। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के लिए आवंटित वित्त पोषण पूल जो है वो क्या है, तो वो टोटल हो जाएगा दोस्तों 1 लाख करोड़। क्या दोस्तों, 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए उद्यम पूंजी कोष कितनी है।
तो दोस्तों अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए उद्यम पूंजी कोष जो है वो 1000 करोड़ रुपए है। कितनी दोस्तों? 1000 करोड़ रुपए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। 1000 करोड़ रुपए जो है दोस्तों अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए उद्यम पूंजी कोष रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास? तो जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो है, अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत प्रस्तावित सभी भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या का नाम क्या है? तो अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत प्रस्तावित सभी भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या का नाम जो है दोस्तों वो है भू आधार। क्या है? भू आधार, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भू आधार जो है दोस्तों सभी पीढ़ी के सुधारों के तहत प्रस्तावित रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, नई ऊर्जा संक्रमण मार्ग नीति के लिए किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है? तो नई ऊर्जा संक्रमण मार्ग नीति के लिए दोस्तों किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है? तो वो है ऊर्जा का क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? ऊर्जा का क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा के क्षेत्र को दोस्तों नई संक्रामक मार्ग नीति के लिए लक्षित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि संशोधित कर दर संरचना के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? तो दोस्तों संशोधित कर दर संरचना के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती जो है दोस्तों वो 75,000 यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि 75,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे होने वाली है। और इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75,000 रुपये जो है दोस्तों तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जो संशोधित दर संरचना के तहत जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए मानक कटौती 75,000 रुपये की आंकड़ा यहाँ पे तय किया गया है। दोस्तों सभी से विनम्र आग्रह है कि वीडियो लेक्चर में काफ़ी मेहनत लग रही है, बहुत संजोकर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया गया है। प्लीज़ अगर क्वेश्चन आंसर आपको 1% भी हेल्पफुल लगते हैं आपके जीवन में, कि 1% से भी आपको इनमें हेल्प लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। जो लोग भी वीडियो में अभी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो को ऑन द स्पॉट अभी लाइक करें। इसके अलावा दोस्तों चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाजू में राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर लें दोस्तों। उसके साइड में दोस्तों बेल आइकन बना हुआ है, उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक तुरंत प्राप्त हो सकेंगे। आपका और हमारा कम्युनिकेशन दोस्तों एक प्रॉपर वे में बना रहेगा, है ना, जिससे क्या होगा कि हमें भी सपोर्ट होगा और आने वाले समय में आपके लिए दोस्तों अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान करने की हम पूरी कोशिश आपके लिए करेंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है वो ये है कि कटौती के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर क्या है? तो कटौती के बाद जो दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उन पे TDS दर क्या है? तो उन पे TDS जो है दोस्तों 0.1% हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 0.1% हो जाएगी, यानी कि ई नंबर का इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? कटौती के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर जो TDS दर है वो 0.1% यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या क्वेश्चन है? तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों वो ये है कि नई कर व्यवस्था के तहत पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए कितनी कटौती की अनुमति है? तो नई कर व्यवस्था के तहत पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए जो कटौती की व्यवस्था की गई है वो 25,000 की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 25% दोस्तों, वो 25,000 दोस्तों इसके लिए पेंशन भोगियों के लिए नई कटौती दर की कटौती की अनुमति कर दी गई है। चलिए इसी के साथ ही दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, कौन सी कैंसर की दवाएं सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं? तो दोस्तों जो कैंसर की दवाएं हैं वो कौन सी जो सीमा शुल्क हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त है, यानी कि फ्री हैं। तो वो दवा हो जाएगी दोस्तों ट्रेस्टुजुवान, डेरेक्स्टेशन और ओशिमार्टिनिव और डुर्वालुमेब। ये 4 जो मेडिसिन है दोस्तों कैंसर की हैं और ये दोस्तों सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगी। कौन सी दोस्तों? ट्रेस्टुजुमाब, डेरेक्स्टेशन और दोस्तों ओशिमार्टिनिव और डुर्वालुमेब। ये 4 जो मेडिसिन है ये कैंसर की मेडिसिन है और पूरी तरह से सीमा शुल्क से मुक्त इनको दोस्तों रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोने और चांदी का
चांदी पर नया मूल्य सीमा शुल्क क्या है? तो सोने और चांदी पर नया मूल्य सीमा शुल्क जो है दोस्तों वो 6% है। कितना? 6%, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। टोटल दोस्तों 6% सोने एवं चांदी का मूल्य सीमा शुल्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है? तो अगला क्वेश्चन है वृद्धि के बाद अमोनियम नाइट्रेट पर मूल सीमा शुल्क क्या है? तो वृद्धि के बाद जो अमोनियम नाइट्रेट है उस पर जो मूल सीमा शुल्क होता है वो कितना होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 10%, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10% सीमा शुल्क इसमें लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है? तो कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है? तो टोटल की गई है दोस्तों 11,500 करोड़ रुपये। कितनी? 11,500 करोड़ रुपये जो है वो आवंटन किए गए हैं। कहाँ पे? कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजनाओं के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है? तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी पहल नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए है? तो कौन सी पहल है दोस्तों? वो है ई श्रम पोर्टल। कौन सी दोस्तों? ई श्रम पोर्टल जो है वो हमें नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए दोस्तों बनाई गई है। कौन सी? ई श्रम पोर्टल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है? तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विदेशी कंपनियों के लिए कम कारपोरेट दर कर की दर क्या है? तो जो विदेशी कंपनियां हैं दोस्तों उनके लिए कम कारपोरेट दर की क्या दर है? तो वो हो जाएगी 35%, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी कंपनियों के लिए कम कारपोरेट कर की जो दर है वो 35% यहाँ पे बजट के तहत रखी गई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कुल वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर नई कर दर क्या है? तो कुल वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर नई कर दर क्या हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी दोस्तों 20%। कितनी हो जाएंगी? 20% हो जाएंगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20% जो है दोस्तों वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की नई दर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा क्या है? तो कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की जो छूट सीमा है वो कितनी है? तो 1.25 लाख, यानी कि 1.25 लाख रुपए जो हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1.25 लाख जो है दोस्तों पूंजीगत लाभ की छूट सीमा तय की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते अवश्य चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास वो ये है कि एनपीएस के लिए नियोक्ता के योगदान के लिए कितनी कटौती की अनुमति है? तो एनपीएस के लिए नियोक्ता के योगदान के लिए जो कटौती की अनुमति है वो है 14%, यानी कि 14% टोटल यहाँ पे अनुमति रखी गई है। ठीक है, कितनी? 14% यहाँ पे अनुमति रखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास वो क्या है? तो अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद पर संशोधित टीडीएस दर क्या है? तो म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद पर संशोधित टीडीएस दर जो है वो है दोस्तों टोटल 20%। कितनी? 20% दर यहाँ पे रखी गई है। कितनी दोस्तों? 20% दर रखी गई है। चलिए इसी के साथ ही दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या क्वेश्चन है? तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है दोस्तों, वित्त विधेयक 2024-25 में कौन सा कर हटा लिया गया है? तो वित्त विधेयक 2024-25 में दोस्तों समकारी जो कर है ना, सी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, समकारी कर जो है इसको अब हटा लिया गया है। दोस्तों इसके लिए पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, लेकिन जो विद्यार्थी हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में आए तो उसके लिए याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल सही आंसर आप टिक कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस उम्मीद के बदले दोस्तों आपसे मैं एक कुछ चाहूँगा और वो ये है कि आपको वीडियो को एक लाइक करना है। जो लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके आगे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक आप सभी लोग
बने रहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों वो है प्राप्तकर्ताओं के हाथों शेयरों की पुनर्खरीद से प्राप्त आय पर कर की दर क्या है। तो प्राप्तकर्ताओं के हाथों शेयरों की पुनर्खरीद से प्राप्त आय पर कर की जो दर है वो 20% हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 20% हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुके हैं, ठीक है, तो इनको बाखूबी आपको प्रॉपर याद रखना है, नहीं तो दोस्तों आप कन्फ्यूज़न में किसी का परसेंट किसी और क्वेश्चन पे लगा सकते हैं और आप अपने जीवन का एक नंबर, अमूल्य एक नंबर कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ सभी से आग्रह है कि प्लीज़ क्वेश्चनों को व्यवस्थित तरीके से अच्छे से पढ़ें और उन क्वेश्चनों का आंसर भी प्रॉपर याद रखें, जिससे दोस्तों आपसे गलती ना हो सके। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कटौती के बाद मोबाइल फ़ोन पर सीमा शुल्क क्या बचा है अब, या क्या लगेगा। तो कटौती के बाद जो मोबाइल फ़ोन पर आप सीमा शुल्क लगेगा वो लगेगा दोस्तों 15%, है ना, यानी कि 15%। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल प्रेमियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि मोबाइल फ़ोन अब सस्ते हो जाएंगे, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे जो सीमा शुल्क लगने वाला है वो अब 15% यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि वृद्धि के बाद पीवीसी फ्लेक्स बैनर पर सीमा शुल्क क्या है। तो दोस्तों वृद्धि के बाद जो पीवीसी फ्लेक्स बैनर पर सीमा शुल्क है वो है दोस्तों 25%, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। फ्लेक्स बैनरों में पीवीसी के जो बनते हैं उनमें 25 तक सीमा शुल्क की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप बचें, है ना, समझ ही गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्लेक्स बैनरों से आप लोगों को बचना है और अपनी स्टडी पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम है, अच्छे से पढ़िएगा। मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात के लिए किस क्षेत्र की एमआरओ रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल समय अवधि बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मरम्मत के लिए आयातित माल निर्यात के लिए किस क्षेत्र की एमआरओ रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल समय अवधि बढ़ा दी गई है। तो किसके लिए बढ़ा दी गई है दोस्तों, तो ये बढ़ा दी गई है घरेलू विमानन और नाव और जहाज, ये 3 चीज़ों के लिए दोस्तों ये जो सेवा है ये बढ़ा दी गई है, यानी कि ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। घरेलू विमानन और नाव और जहाज ये सभी के लिए दोस्तों जो है मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की को जो है वो अवधि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि तांबे की स्क्रैप पर रियायती मूल सीमा शुल्क क्या है। तो तांबे की जो स्क्रैप मटेरियल होता है, कटा पिटा या ख़राब वाला जो मटेरियल होता है, उसकी रियायती मूल सीमा शुल्क जो अब बचा है वो है दोस्तों 2.5%, सॉरी दोस्तों 2.5%, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2.5% इसकी जो है दोस्तों अब दर बची हुई है। तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो लेक्चर प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बताएंगे। जो लोग नए हैं पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और दोस्तों आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सकेंगे इससे। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दें। हम उस टॉपिक में आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वापस से दोस्तों आपसे विनम्र मेरे आग्रह है कि प्लीज़ जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक करके जाएं। जो लोग नए हैं पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना, और जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सकेंगे और आपका और हमारा कम्युनिकेशन एक प्रॉपर वे में बना रहेगा। आपके छोटे भाई बंधु मित्र दोस्तों तक भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, जिससे उन तक भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उन्हें भी एक लॉयल जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट साथियों।